नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। 2016 में झारखंड सचिवालय JSSC CGL PT की परीक्षा ली गई थी। डेट था 21 अगस्त 2016, ठीक है। और उसमें पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही पुराना PYQ है, तो ये मत सोचिएगा कि कुछ ज़्यादा ही पुराना PYQ है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी बहुत जाना पड़ता है, ठीक है। आप अगर बस चलोगे तो धीरे धीरे चलोगे, छलांग मारने के लिए आपको 4 कदम पीछे मुड़ना पड़ता है। इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने ढूंढा और 2016 के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आज लेके आई हूँ JSSC CGL PT की, ठीक है। आइए आगे बढ़ने से पहले देखिएगा बायोलॉजी का सेट 3 न्यूट्रिशन पोर्शन। हमको लगता है आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, पर वीडियो देखिए, बहुत काम की चीज है। सेट 3 पे न्यूट्रिशन पोर्शन पे मैंने वीडियो बनाई है, जाके देखिए। उस पे सही लगे तो देखिए, नहीं लगे तो आपकी मर्जी, योर लाइफ योर चॉइस वाला हाल है, माई लाइफ माई चॉइस। चलिए आ जाइए, बिना देर किए हुए 2016 में देखते हैं कि किस तरह की क्वेश्चंस पूछी गई थी जनरल साइंस में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, गेगर जोहन मेंडल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है। एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है गेगर जोहन मेंडल, ठीक है। आप लोग अगर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ते होंगे तो मेंडल को आप अच्छे से जानते होंगे। मेंडल जी क्या थे? फादर ऑफ जेनेटिक्स उन्हें कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल सर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि चारों में से वो कौन सा इन्वेंशन या डिस्कवरी किए थे? क्या है? इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, थ्योरी ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए सिंपल सा बात है, आंसर होगा सी। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स को ही वो क्या किए थे? डिस्कवर किए थे। आइए जानते हैं थोड़ा मेंडल सर के बारे में। उनका जन्म हुआ था 1822 से लेकर 1884 तक उनका लाइफ स्पैन था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे। कहाँ स्टडी किए थे? किसके बारे में? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है लेना, ठीक है, किसी चीज को एक्वायर करना, ओके। वो एक्वायर ट्रेट्स लिखा हुआ है। ट्रेट्स मतलब होता है कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर को एक्वायर करना, ठीक है। किसका देखे थे? पी प्लांट्स का देखे थे। मेनली वो पता है अपने गार्डन में, मतलब उनके गार्डन में, वो जहाँ रहते थे मोनेस्ट्री में रहते थे, उनके गार्डन में बहुत सारी पी प्लांट थी। तो पी प्लांट को वो नोटिस करते थे कि उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स अलग दिख रहे हैं, और उसी को नोटिस करते करते उन्होंने ये थ्योरी लिख दी थी जिसे हम आगे जाके पढ़ रहे हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, जिसे जेनेटिक्स बोला जाता है, ओके। पर मेंडल्स का जो वर्क था ना, उसको इग्नोर कर लिया गया टिल 20th सेंचुरी। इतना मेहनत के बाद भी उनको टिल 20th सेंचुरी तक उनके इस वर्क को इग्नोर किया गया, लेकिन आखिरकार उन्हें क्या हुई? उन्हें सफलता मिली। इसलिए आपको भी जरूर मिलेगी, कोशिश करते रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, मेरी वीडियोस जनरल साइंस की, बायोलॉजी की वीडियोस देखते रहिए, आपको भी जरूर मिलेगी। जब इन्होंने हार नहीं माना तो आप क्यों हार मानेंगे? आप भी जरूर एक दिन जीतेंगे, ठीक है। चलिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स लिखा हुआ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, Which of the following scientists is related to the theory of evolution? एक और साइंटिस्ट, हमारे महान साइंटिस्ट बायो के, महान मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी खोज की थी। क्या खोज की थी? हमारे बारे खोज की थी कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। जैसे मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, वैसे फादर ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है किन्हें? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन, क्योंकि इन्होंने खोज की थी कि कैसे ह्यूमन बीइंग एक एंसेस्टर, हमारे एंसेस्टर से, एक चिंपांजी से कैसे, मतलब हमारे एप्सी एंसेस्टर है, उनसे कैसे एक राह में चले गए और एवोल्यूशन होते होते, डेवलपमेंट होते होते एक मैन का, ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आ जाइए, केमिस्ट्री की क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो कॉल्ड। कोई रिएक्शन दी हुई है और उसमें पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा रिएक्शन में ये आएगा, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन ये है CH4 + Cl, ठीक है। CH4 + CH4 + Cl को रिएक्ट करेंगे
किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा वो, ठीक है, क्या फॉर्म होगा, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है। ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या ये एडिशनल इक्वेशन है, सॉरी रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, या एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि सब्स्टिट्यूट किया गया है, क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन को हटा के उसके प्लेस में कौन आया, क्लोरीन आया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप कोई एक ग्रुप को हटा के दूसरा फंक्शनल ग्रुप आके बैठ जाता है। मतलब एक क्लास में होता था ना जब स्कूल जाते थे कि सब्स्टिट्यूशन में कोई और टीचर आ गई है उस टीचर के बदले, उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, एलिमेंट्स में एक्सचेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ एक हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पे क्लोरीन लग गया, और यहाँ पे सॉरी 2 होगा, यहाँ पे 2 क्लोरीन था, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, वो हाइड्रोजन जो हटा वो यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। द करेक्ट आंसर विल बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ब्लूबेरी, बेरी बोल रहे सॉरी बेबी, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक डिजीज का नाम है, ठीक है, वो सिंड्रोम लिखा हुआ है क्योंकि वो जेनेटिकली आता है, जेनेटिकली जो डिजीज ट्रांसफर होता है उसको सिंड्रोम बोलते हैं, ओके। तो वो किससे कॉज होता है, उसका रीजन क्या है, क्या रीजन होता है उसका कॉज बनेगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन एडोलेसेंट, क्या जो एडोलेसेंट स्टेज होता है उसमें हार्मोन्स, एडोलेसेंट स्टेज तो आपको पता ही होगा, हार्मोन का सिक्रीशन जो बढ़ जाता है, क्या उसकी वजह से ये डिजीज होता है, या क्वेश्चन ऑप्शन 2 है हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, क्या लेवल्स ऑफ नाइट्रेट, ठीक है, वाटर में नाइट्रेट का जो लेवल होता है उसके हाई होने की वजह से क्या होता है ये डिजीज। थर्ड है एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 क्रोमोसोम, कितने होते हैं 46 होते हैं, उसमें 21 क्रोमोसोम, 21 के बारे में बात हो रहा है, उसमें क्या एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है जिसकी वजह से क्या होता है एवरेज IQ लेवल हो जाता है, मतलब इंटेलिजेंसी नीचे हो जाता है उसका, क्या उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, या फिर डी वायरल इन्फेक्शन विद फ्लू और फीवर, इसकी वजह से होता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ये है, करेक्ट आंसर इसका ये है कि इसका जो सिंड्रोम होता है वो होता है आपका हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर, ये बेबी में ही शो होता है। देखिए रीजंस ऑफ अवॉइड नाइट्रेट्स, क्यों नाइट्रेट्स को अवॉइड किया जाता है वाटर में, इतना सारा रीजन है पर हम लोग सबको नहीं देखेंगे, मेन मेरा फोकस इस पे था इसीलिए इसको लेके आए। देखिए क्या करता है, नाइट्रेट का लेवल अगर वाटर में हाई रहेगा तो वो क्या करता है, मे हार्म योर इन्फेंट मतलब बच्चे को हार्म करता है। एक्सेस नाइट्रेट और नाइट्राइट्स कैन कॉज, ये डिजीज का जो नाम आप देख रहे हैं ना यहाँ पे वही है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये आपका साइंटिफिक नेम है, मीथोमोग्लोबिनियोमिया ये नाम है, अ कंडीशन ऑल्सो नोन एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये बायोलॉजिकली इसका नाम कितना हार्ड है और इसका कॉमन नेम कितना सही है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अच्छा ब्लू बेबी सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है बेबी की ना मतलब लिम्स वगैरह आईज वगैरह की मतलब थोड़ा थोड़ा आपको ब्लू दिख रहा होगा, रीजन्स में ब्लू होने लगती है इसीलिए इसका नाम दिया गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ओके आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डिनरी सोप्स के नॉट, एक मिनट, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, ऑर्डिनरी सोप्स के नॉट फंक्शन इन हार्ड वाटर बिकॉज, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर, ठीक है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर मतलब ये नहीं है हार्ड वाटर है तो बहुत एकदम मुलायम होगा, सॉरी सॉफ्ट वाटर एकदम मुलायम होगा, हार्ड वाटर मतलब एकदम कड़ा होगा, नहीं, अमाउंट ऑफ मिनरल्स, ये तो पता ही होगा कि वाटर में कितना अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होता है उस पर डिसाइड होता है उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस वाटर की, ठीक है। ओके तो यहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ऑर्डिनरी सोप, नॉर्मल भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि, ठीक है, साधारण साबुन मतलब नॉर्मल जो सोप होता है वो आपका काम नहीं कर सकता है, काम नहीं कर सकता है किस में, भारी पानी हार्ड वाटर में, क्यों, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 4, पहला है
formation of precipitate occurs with Ca2 plus and Mg2 plus ions. Second है decomposition of soap occurs. Third है sedimentation of dissolved salt occurs. Fourth है formation of carbonated Na2 plus and Mg2 plus ion occurs. देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा B, सॉरी A होगा. क्यों होगा? क्यों होगा? अब इसका रीजन यहाँ आते हैं. क्यों? सबसे पहले जानेंगे कि ये हार्ड वाटर क्या होता है. हार्ड वाटर जानने के लिए यहाँ आ जाइए. देखिए क्या लिखा हुआ है अबाउट हार्ड वाटर. अबाउट हार्ड वाटर लिखा हुआ है हार्ड वाटर इज द वाटर दैट कंटेन एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. ये हार्ड होता है उस एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही. एंड द लेवल ऑफ हार्ड आयंस इन योर वाटर डिपेंड्स ऑन द एरिया इन विच यू लिव. और वो डिपेंड करता है कौन से एरिया में आप रहते हैं. ठीक है, ये जो आप पॉइंट्स देख रहे हैं ना, इसमें आपका Mg का रेड है और Cl का क्या है, ऑरेंज है, और एक पता नहीं किस कोई और मिनरल होगा जो बहुत कम अमाउंट में, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में Mg और Cl है. ठीक है, और यहाँ पे आप पिक्चर में देखिएगा, ये तो आपका ये पिक्चर है और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप में करके दिखाया हुआ है कि सॉफ्ट वाटर कैसे दिखता है और हार्ड वाटर कैसे दिखता है. ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अकर्स with Ca2 plus and Mg2 plus. ओके, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि अ बॉडी ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन है. अ बॉडी A of mass m1 and a body B of mass m2 having velocities v1 and v2 respectively have equal kinetic energy. What will be the relation between their momentum p1 and p2? ठीक है, धीरे धीरे करके देखते हैं. एक बॉडी है, एक बॉडी A है और एक बॉडी B है. ठीक है, ओके, एक बॉडी A है, एक बॉडी B है. A का मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 1. ठीक है, B का मास दिया हुआ है आपका 2 है ना. हाँ, 2 मास दिया हुआ है 2. वॉल्यूम, एक मिनट, अच्छा इसमें कुछ निकालना नहीं है, इसमें रिलेशन बताना है. एक बॉडी एक बॉडी A है जिसका मास m1 दिया हुआ है और एक बॉडी B है जिसमें मास m2 दिया हुआ है. ठीक है, और उसका वेलोसिटी है v1. एक का होगा v1 और एक का होगा v2. ठीक है, ये अलग है, ये अलग है. और इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इक्वल काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी इक्वल है. व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन देयर मोमेंटम p1 एंड p2? अच्छा, मतलब इसमें फॉर्मूला पुट करना है और बताना है कि कौन सा मोमेंटम वाला फॉर्मूला होगा इसमें. अच्छा, ये है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि इनटू किया हुआ है. ये भी नहीं होगा क्योंकि हाफ ये होता है काइनेटिक एनर्जी के लिए, के के लिए. ये हाफ है लेकिन यहाँ पे इनटू नहीं होना चाहिए, इनटू गलत दे दिया है. ये बिल्कुल भी नहीं होगा. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. ये होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको अगर हम P ऐसे लिख दें, P1 और P2 क्या है, मोमेंटम 1 मोमेंटम 2 इज इक्वल टू हो जाएगा मास 1 बाय मास 2 और डिवाइडेड बाय 1/2, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है इसीलिए. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन सम वेराइटीज ऑफ कैक्टस विच पार्ट ऑफ द स्टेम हेल्प्स इन ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग द स्टेम डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ वाटर. कैक्टस में, ठीक है, कैक्टस में वो कौन सा पार्ट है, कौन सा वेराइटी ऑफ कैक्टस है जिसमें क्या होता है, हेल्प करता है स्टेम, कौन सा पार्ट है वो स्टेम का, वो कौन सा पार्ट है जो हेल्प करता है ग्रोइंग, श्रिंकिंग, पानी निकल जाता है. ठीक है, स्टेम डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ वाटर, उनके वाटर की डिपेंडेंसी पे. तो देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है रिब्स, बर्ड, ट्रंक और स्ट्रेन. ये नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे कि किस प्लांट में अवेलेबल होता है, ये कैक्टस में अवेलेबल नहीं होता है, तो ये नहीं होगा. ट्रंक भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ट्रंक मिलता ही नहीं है कैक्टस में, स्टेम होते हैं. ओके, बर्ड्स बिल्कुल नहीं होगा, बर्ड्स इन्वॉल्व नहीं होता है स्टेम की फंक्शनिंग में, तो ऑफ कोर्स ऑप्शन आंसर होगा आपका रिब्स. यस, रिब्स भी अवेलेबल होते हैं कैक्टस में. ये आप देख रहे होंगे जो पिक्चर्स में दिख रहा है ना, इस तरह का दिखता है रिब्स. किसका? कैक्टस का रिब्स कुछ इस तरह दिखता है. ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पीएच नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन का पीएच नेचर पूछ रहा है. ओके, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl का क्या पूछ रहा है आपका
पीएच पूछ रहा है, तो एसिडिक तो होगा नहीं क्योंकि ये सॉल्ट है, बेसिक अल्कलाइन भी नहीं होगा क्योंकि ये सॉल्ट है। सॉल्ट और सॉल्ट जितने भी होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। ये कोई बड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये होगा न्यूट्रल। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक फीचर्स दैट आर एसोसिएटेड विद द 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है इन चारों में से वो कौन सा स्पेसिफिक कैरेक्टर, मतलब ये चारों में से कौन सा कैरेक्टर ह्यूमन हार्ट का है। देखते हैं एक एक करके क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है इट कंटेन्स 1 वेंट्रिकल एंड 2 आर्टरियम। ऐसा तो होता नहीं है, अगर हार्ट का डायग्राम याद होगा तो ये मतलब शेप में थोड़ा कुछ ऐसे ही रहता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 1 वेंट्रिकल रहता है और 2 आर्टरियल रहता है। नो, ये तो ये 3 मतलब ये टोटल मिला के 3 चैम्बर हो जाएगा। तो हम लोग का ह्यूमन हार्ट होता है 4 चैम्बर का, तो ये ऑप्शन गलत है। सेकंड देखिएगा इट कंसिस्ट ऑफ 1 वेंट्रिकल एंड 1 आर्टरियम, ये हो गया 2 चैम्बर, ये भी गलत है, ठीक है। थर्ड लिखा हुआ है इट यूजेस गिल्स टू सप्लाई ऑक्सीजन टू द ब्लड। नो, ये भी गलत है क्योंकि हार्ट कभी भी गिल्स जब अवेलेबल है, गिल्स को सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन के लिए, ये गलत है ऑप्शन, ठीक है। गिल्स अवेलेबल है, यूजेस ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए, ब्लड सप्लाई में नहीं हेल्प करता है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, इट सेपरेट्स ब्लड डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। ये है करेक्ट ऑप्शन, ओके। ये है करेक्ट ऑप्शन आपका किसका, स्पेसिफिक फीचर अबाउट 4 चैम्बर हार्ट ऑफ ह्यूमंस का, ओके। क्या करता है, सेपरेट करता है ब्लड को डेफिशिएंट मतलब जहां कमी है ऑक्सीजन की, किससे, ऑक्सीजन रिच ब्लड से, ओके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं डायग्राम वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा डायग्राम को भाव दे देते हैं, थोड़ा लगेगा ऐसे ही बस लगा दिए। ह्यूमन हार्ट कहाँ रहता है, आपको ये AI डायग्राम आप देख रहे होंगे ह्यूमन हार्ट का, और ये कितना प्यारा दिख रहा है ये। अच्छा ये देख लिए, हार्ट कुछ इस तरह दिखता है। ये जो आप बनाते हो ना ऐसे ऐसे, ये नहीं होता है हार्ट, ये है हार्ट, ओके। द रियल डायग्राम ऑफ हार्ट, दिल जिसे बोलते हैं, वो ये है, ओके। और ये आपका चैम्बर्स के साथ विथ लेवल किया हुआ पिक्चर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चॉकलेट, आय हाय, चॉकलेट कहीं दिखा मुझे, हाँ यहाँ तो दिख तो रहा है। आपकी कौन सी फेवरेट है बताइएगा जरूर। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स डज नॉट फीचर इन कोको सॉलिड यूज्ड टू प्रिपेयर चॉकलेट, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि इन चारों में से कौन सा केमिकल है जो नहीं काम करता है किसके, चॉकलेट बनाने के प्रयोग ठोस कोको में कौन सा रासायनिक दिखाई नहीं पड़ता है। इन चारों में से कौन नहीं होता है, कोको सॉलिड। कोको सॉलिड आपका ये दिख रहा है ना, ये है कोको सॉलिड जिससे चॉकलेट बनाया जाता है, ठीक है। ये है कोको सॉलिड, बताइए एक में काम कर रहा है ये, दूसरा में मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये है कोको सॉलिड, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इससे ही बनता है चॉकलेट। तो प्रिपेयर करने में ये चारों में से वो कौन सा है जो नहीं इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। थियोब्रोमीन, फेनिथाइलामीन, कैफीन या फिर ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ट्राइक्लोरोइथेन। यही यूज नहीं होता है आपका चॉकलेट के प्रिपरेशन में। अब आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि आपकी फेवरेट कौन सी है, डेयरी मिल्क है कि किटकैट है। देखते हैं कौन सा जीतता है, डेयरी मिल्क जीतता है या किटकैट जीतता है, ठीक है। ऑप्शन बहुत खेलते हैं, अब इसको देखते हैं। जो यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहा है वो जरूर कमेंट करेगा कि उसकी कौन सी फेवरेट चॉकलेट है। मैं अपना नहीं बताऊंगी, यहाँ पे है ही नहीं, एक्चुअली मुझे पसंद ही नहीं है चॉकलेट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन 11 है आपका फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाउ कैन 2 ohm एंड 3 ohm बी अरेंज सच दैट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज 4 ohm। मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। पूछ रहा है क्वेश्चन में 3 रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और उसको इस तरह से अरेंज करना है कि उसका रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना निकले, 4 ohm निकले, ओके। तो हम लोग अरेंज करते हैं, पहले देखते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं।
चार ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में हम पहले इस ऑप्शन को बनाते हैं, फिर बी को बनाएंगे, सी को बनाएंगे, डी को बनाएंगे। ठीक है, पहले देखते हैं, लिखा हुआ है 2 ओम एंड 2 ओम एंड 2 ओम इन पैरेलल एंड 3 इन सीरीज। इसी को सॉल्व करते हैं। पहले बनाते हैं 2 ओम, ओहो 2 ओम की पैरेलल बनाते हैं। ये बन गया आपका 2 ओम की, देखिए बन जाए यार। ठीक है, ये मैंने बनाया 2 ओम की, एक ऊपर इधर चला गया ना, इसको पैरेलल करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए ना। हाँ अब है पैरेलल। इसको लिख देते हैं 2 ओम, इसको लिख देते हैं 2 ओम। ठीक है, और इसको लिखते हैं 3 ओम, क्योंकि ये सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में है। ओके, पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं 4 ओम। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पैरेलल का रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। दोनों पैरेलल का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। पैरेलल में निकालने के लिए क्या किया जाता है, आपको ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बस 2 ही है। ठीक है, बस 2 ही दिया हुआ है वैल्यू रेजिस्टेंस का, तो R1 और R2 ही रखते हैं। ओके, निकालते हैं, क्या होता है, R1 का है 2 + 1 + 2, इसका भी 2 दिया हुआ है, इसका भी 2 दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 2, और ऊपर में 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, 1 निकल गया। ओके, हो गया। हम लोग को अब क्या किए, इस पैरेलल का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब क्या हो जाएगा, अब ये सीरीज में बन जाएगा। मान लीजिए ऐसे, और ये 3 को तो भूल गए थे ना हम लोग, 3 ओम ऐसे। ओहो, ये 3 ओम जो मैंने यहाँ लिखा था उसे ऊपर लिख दिया, ये पैरेलल को सॉल्व किया और सीरीज में किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 ओम हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब निकालते हैं सीरीज वाले के लिए। ये था आपका पैरेलल के लिए, पैरेलल वाले रेजिस्टेंस के लिए था, ये है आपका सीरीज के लिए। ठीक है, सीरीज के फॉर्मूला क्या रहता है, बहुत सिंपल होता है, R1 + R2 और फर्दर R3 R4, लेकिन हम लोग को उतना जाना नहीं है, बस 2 ही दिया हुआ है। तो R1 की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है, और R2 की वैल्यू क्या है आपकी, 3 इक्वल टू हो जाएगा 4। अरे हम लोग का तो आंसर ही निकल गया फर्स्ट वाले में ही हमारा आंसर निकल गया है कि कितना, 4 ओम, इतना ही निकालना था। द करेक्ट आंसर विल बी 2 ओम एंड 2 ओम। 2 ओम और 2 ओम को पैरेलल में करेंगे और 3 ओम को सीरीज में करेंगे, तो आंसर आपका 4 ओम निकल जाएगा। ठीक है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, बहुत सारी क्वेश्चन अभी बची हुई, तो 11 ही है। फर्स्ट निकल गया है, तो फर्स्ट निकल गया, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, Crassulians is related to which process of acid metabolism? एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा प्रक्रिया में संबंधित है, एसिड मेटाबॉलिज्म यहाँ नहीं होगा, ये यहाँ होगा। ठीक है, Crassulians acid is related to which process of metabolism, ये यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Crassulians एसिड जो है वो इन चारों में से कौन से मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कि सल्फर फिक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, कि कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, या फिर फॉस्फोरस फिक्सेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। देखिए करेक्ट आंसर इसका होगा कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस। कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस के बारे में चलिए आइए जानते हैं। इधर दिया हुआ है कि कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बन फिक्सेशन, जो कि ये यहाँ पे Crassulians एसिड वाला जो मेटाबॉलिज्म दिखा रहा है वो आपका कार्बन फिक्सेशन प्रोसेस में मिलता है। और ये जनरली डेजर्ट्स प्लांट में ज्यादा शो होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। ठीक है, वो लोग रात में ही कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फॉर द फर्दर प्रोसेसेस। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट फॉर पावर। करेक्ट, ये 4 रिलेशन में पावर की कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, इन चारों रिलेशन में कौन सा ऐसा रिलेशन है जो पावर के लिए, पावर एक क्या है, फिजिकल क्वांटिटी की, करेक्ट नहीं है। 1 है P = IV, ये करेक्ट है। 2 है P = RI2, ये भी करेक्ट है। P = V2 / R, ये भी करेक्ट है। P = V और डिवाइडेड बाय R
2, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। P इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, 2 बोल रही थी मैं, सॉरी, स्क्वायर 2 नहीं होगा, स्क्वायर होगा। ओके, चलिए आ जाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री की भर भर की क्वेश्चंस दी हुई है 2016 वाले JSSC CGL की जो एग्जाम हुई थी उसमें, तो आप लोगों को खुश होना चाहिए क्योंकि आप लोग बायो से बहुत परेशान हो गए हो लगता है। तो परेशान नहीं होना है, बायो मजेदार चीज है। आ जाइए, क्वेश्चन है, इफ द मास ऑफ द अर्थ इंक्रीज बाय 20% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज वेट चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर अर्थ का मास, ठीक है, अर्थ का मास अगर बढ़ जाता है 20%, तो उसके परसेंटेज में क्या वो जो ऑब्जेक्ट, मतलब समझ लीजिए जो भी अर्थ में वो जो चीज रह रहा है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या उसके परसेंटेज में कितना चेंजेस या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, क्या 20% डिक्रीज हो जाएगा उसका वेट, ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज वेट, क्या 20% डिक्रीज हो जाएगा, कि 30% इंक्रीज हो जाएगा, कि 20% इंक्रीज हो जाएगा, या फिर कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए, मास जो होता है वो किसी भी बॉडी का, या अर्थ का हो या अर्थ के अंदर के रहने वाले इंसान का हो, वो सेम होता है, ठीक है। तो अगर अर्थ का मास इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली वेट भी इंक्रीज हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, तो करेक्ट आंसर विल बी 20% इंक्रीज। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन में आने से पहले थोड़ा सा आते हैं, थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद वाला, ठीक है। एडवर्टीजमेंट होता है ना कि कुछ दे रहा है और ब्रेक आ जाता है, तो चलिए थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक में मैं ही आपको बताती हूँ उस ब्रेक के बारे में। ब्रेक का कुछ ऐसा हाल है कि ये है हमारा JPSC ये मॉडल, आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है यहाँ पे विथ OMR शीट, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, मैं पढ़ देती हूँ कि 7 जून से लेकर 9 जून 2024 में जितने भी एग्जाम हुए थे, ठीक है, और JPSC के और 22 से 24 जून तक जितने मुख्य परीक्षाएं जो हुई थी उसमें पूछे गए जितने भी सवाल थे वो इस बुक में अवेलेबल है विथ प्रैक्टिस सेट, सॉरी विथ OMR शीट, प्रैक्टिस सेट है विथ OMR शीट, ठीक है। आप जाके ऑर्डर कीजिए, अगर बुक स्टोर में नहीं मिल रहा है तो यहाँ ऑर्डर करने के लिए लिखा हुआ है नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डिजिट का नंबर है, डायल कीजिए और कॉल कीजिए स्टडी फॉर गोल्स में, और अगर उससे भी नहीं काम चल रहा है तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और ये है हमारी वॉल्यूम 1 किसकी, झारखंड सामान्य ज्ञान की वॉल्यूम 1 है, 50 प्रैक्टिस सेट इसमें भी है, इसे भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी डाउनलोड नहीं कर सकते, ऑर्डर कर सकते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो डाउनलोड कीजिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप, उसमें भी ये मिल जाएगी, दोनों कोर्सेज उसमें अवेलेबल है, जाके बाय कीजिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए अब हम लोग ब्रेक से वापस आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड फैट अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है किसका, फूड फैट का, ठीक है, खाना जो खा रहे हैं इसमें जो फैट निकल रहा है उसका डाइजेशन जो अकर होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वो कहाँ होता है, माउथ में होता है, फूड पाइप में होता है, इंटेस्टाइन में होता है कि स्प्लीन में होता है। देखिए माउथ में आपका सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, वो भी पार्शियली, ओके। फूड पाइप में कोई डाइजेशन नहीं होता है, इट्स जस्ट अ पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू द स्टमक, ओके। लास्ट है, सॉरी थर्ड है इंटेस्टाइन विल बी द करेक्ट आंसर। स्प्लीन बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि स्प्लीन इन्वॉल्व रहता है आपका इम्यूनोलॉजी में इम्यूनिटी सिस्टम में इन्वॉल्व रहता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो इंटेस्टाइन में ही होता है आपका डाइजेशन किसका, फूड फैट का, ओके। यहाँ आप देख रहे होंगे डायग्राम में, एक बार देख लीजिएगा, पिक्चर में एक बार देख लीजिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन कंबाइन करता है बाइल के साथ, बाइल के साथ कंबाइन करके सेपरेट करने का कोशिश करता है फैट्स को, ठीक है, ओके। स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट ये वाला रीजन है, डायग्राम ये पिक्चर लाए थे स्मॉल इंटेस्टाइन को, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाने के लिए पिक्चर डाले थे, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। क्वेश्चन नंबर 16 ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 16 का ये सवाल है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का क्या कार्य है, क्या काम है उसका, ठीक है। पहले जानिए कि पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड होता है आपका
सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है वो, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है तो सलाइवा का ही कुछ काम करेगा, और ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि सिक्रीट सलाइवा, ठीक है। एक्टिवेट मसल्स एंड नर्वस सिस्टम नहीं, क्योंकि पायरोवेट ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड का पार्ट है, तो बाकी किसी चीज में वो इन्वॉल्व होगा ही, ना ही वो मसल हड्डियों को मजबूत करने में हेल्प होगा, ना ही वो स्वेट पसीना निकालने में सिक्रीट करने में हेल्प होगा। उसका सिर्फ एक ही काम होगा, क्या होगा, सिक्रीट करना सलाइवा को। और वो कहाँ प्रेजेंट रहता है उसके लिए दो डायग्राम में देख लीजिएगा, कान के जस्ट थोड़ा सा आगे में ही होता है प्रेजेंट। वैसे होते तीन है, सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है पायरोटिड ग्लैंड। लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछ दे इसके बारे में या इसके बारे में, तो आप देख लीजिएगा तीनों को, तीन टाइप्स होते हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड तीन टाइप्स के होते हैं, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसका पिक्चर वहाँ पे है, देख लीजिएगा। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये पूछ रहा है which of the following gases will be liberated when sodium bicarbonate is added to acetic acid। सोडियम बाइकार्बोनेट में अगर एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा। गैस देखिएगा H2O निकलेगा कि CO निकलेगा, CO2 निकलेगा कि O2 निकलेगा। अच्छा, H2O देखे घबराना नहीं है, वेपर के फॉर्म में निकलेगा, वाटर के फॉर्म में नहीं निकलेगा, इसलिए H2O लिखा हुआ है। ओके, तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन देखते हैं। ये हो गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वीक एसिड, हमारा प्यारा सा वीक एसिड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म करता है सोडियम एसिटेट, CH3COO प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। देखिए, लेकिन यहाँ प्रेफरेंस हम लोग CO2 को देंगे क्योंकि H2O यहाँ वाटर के फॉर्म में निकलता है, गैस के फॉर्म में नहीं निकलता है। तो करेक्ट आंसर विल बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रहा है कि जीन्स का नीला कलर किस डाई के कारण से होता है, विच डाई कॉजेज द ब्लू कलर ऑफ जीन्स। जीन्स तो आप लोग पहनते ही होंगे, खरीदने जाते ही होंगे, तो पूछा जा रहा है बहुत एकदम डिफरेंट शेड्स के ब्लू कलर के जीन्स खरीदते हैं, तो उसमें कलर कौन सा डाई उसमें कलर प्रोवाइड करता है। अब ये काम मेरा बताने का काम है, क्योंकि साइंस की टीचर हूँ, तो साइंस की टीचर यही सब चीज ढूंढ के लाती है। और ये क्वेश्चन आपका JSSC CGL में आया हुआ है, मैं ढूंढ के नहीं लाई हूँ कि जीन्स में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। द करेक्ट आंसर इज इंडिगो। इंडिगो की वजह से जीन्स में कलर होते हैं ब्लू कलर। ओके, चलिए, ये इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट कैसे एक रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ओके, कोई भी रिएक्शन होता है उसमें कैटलिस्ट इन्वॉल्व रहता है, उसको बढ़ाने में, आगे सफलता की ओर उसकी रिएक्शंस को आगे करने में हेल्प करता है। कौन, तो उसका कैसे करता है, यही पूछ रहा है, कैसे, हाउ, कैसे करता है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस में बाय लोअरिंग द activation energy barrier, by increasing the activation energy barrier, third है by reducing the energy gap between the products and the reactant, fourth है by increasing the kinetic energy of colliding molecules। पहले जानिए कि catalyst क्या होता है। जैसे तो मैंने बता दिया था, catalyst is a substance that increase the rate of chemical reaction। कोई भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता है, नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन, लेकिन कंज्यूम नहीं करता है रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट। देखिए कैसे हो रहा है, रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट कैसे हो रहा है, और रिएक्शन विद कैटलिस्ट कैसे हो रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी इसमें ज्यादा है, इसमें कम हो जाता है, ठीक है। कैटलिस्ट इंक्रीजेस रिएक्शन रेट थ्रू लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये है आपका, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को क्यों लो करेगा, वो इंक्रीज करेगा ताकि आगे जो रिएक्शन है वो बढ़े, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, आज आपके लिए मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं लाया है, आज मैंने JSSC CGL में ही पूछे गए एक सवाल को ही क्वेश्चन ऑफ द डे बनाया है। देखती हूँ आप कितना सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। टू सॉल्यूशंस हो, क्वेश्चन ये है, दो सॉल्यूशन है, एक का pH वैल्यू दिया हुआ है
पीएच वैल्यू, टू सोल्यूशन में एक सोल्यूशन को ए मान लेते हैं, एक सोल्यूशन को बी मान लेते हैं। पीएच वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है, और वॉल्यूम उसका दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है आपका 100 ml, ठीक है, और आर मिक्स विथ अनदर सोल्यूशन, उसको मिक्स कर दिया है दूसरे सोल्यूशन के साथ जिसका पीएच क्या दिया हुआ है, जिसका पीएच दिया हुआ है इज इक्वल टू 2 और उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml। अब क्या निकालना है, रिजल्टिंग पीएच ऑफ द मिक्सचर। अब ये क्या बोलते हैं आपका, हम जितना भी क्या बोले इंफॉर्मेशन, जितना भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में था वो सारा मैंने बता दिया। अब आपकी काम ये है कि आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में, यहाँ लिखा हुआ रहता है ना कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर बताइए। ओके, चलिए आ जाइए। इसके बारे में मैंने आपको पहले बीच में ही मिलते हैं ब्रेक के बाद वाले में ही एक्सप्लेन नहीं बता दिया था इस बुक के बारे में, फिर भी एक बार बता दूं, अगर आपको नहीं बुक स्टोर में मिल रही है जाइए S4G ऑफिस में, S4G ऑफिस की नंबर दी हुई है यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि नंबर दिया हुआ है तो कॉल नहीं लगेगा या नहीं उठेगा, कॉल उठेगा आपके लिए हमेशा। S4G फैमिली या S4G की टीम अवेलेबल रहती है, इसीलिए इस नंबर पे कॉल कीजिए, कुछ भी पूछना है पूछिए, ठीक है, और डाउनलोड कीजिए स्टडी फॉर गोल्स ऐप। ओके, और ये हमारी सबसे लेटेस्ट बुक है हमारी, इसीलिए हर एडवर्टीजमेंट में या फिर हर बार इसके बारे में बात मैं करती हूँ, इसीलिए क्योंकि ये हमारी सबसे यूजफुल प्लस लेटेस्ट बुक है। किसकी, झारखंड करंट अफेयर की। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी जाके खरीदिए। 15 प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल है, डे बाय डे 1 लाइनर, और जुलाई 2024 तक के जितने भी करंट अफेयर्स है वो सारे इस बुक में अवेलेबल है। सोचिए कितना यूजफुल है ये बुक। इधर उधर छानबीन करने से अच्छा, न्यूज देखने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप इस बुक को ले लीजिए, जुलाई तक की सारी करंट अफेयर आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं तो जाके जुड़िए, वीडियोस मेरी आ रही है, बाकी सर लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, उनकी भी आ रही है। जब तक जुड़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी वीडियो कब आ रही है और कब आ रही है, कब जा रही है, ठीक है। और हमारी चैनल नहीं, ऐप, इतनी सारी कुछ है ना, कंफ्यूज मैं भी हो जाती हूँ। हमारी एप्लीकेशन है जो स्टडी फॉर गोल्स, प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट जॉब, जो भी है लिखा हुआ है, आप जाइएगा, कुछ इस तरह के सिंबल आपको दिखेगी, डाउनलोड कीजिए, और अगर रेटिंग देने की अगर मन हो तो रेट दे दीजिएगा, आपको जैसा पसंद आए, ऐप जैसा आपको सही लगे, लेकिन मुझे जहाँ तक से पता है आपको अच्छा ही लगेगा तो रेटिंग वगैरह भी दे दीजिएगा। ओके, मुझे भी रेटिंग दे दीजिएगा। ओके, चले, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखें, अगर देख लिया एंड तक तो आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ न्यू PYQ के साथ, ठीक है। अच्छे से रहिए, बाय बाय, थैंक यू।